संजना के लिए करण को सिखाना एक सरदर्द जैसा था। लेकिन जब शर्लिन को ये पता चला कि संजना जिसको स्विमिंग सिखा रही है वो करण ग्रोवर है, तो जलन के मारे जैसे पागल ही हो गई थी। सफलता के सबसे ऊंचे पायदान पर खड़ा वो इंसान वो है जिसके बारे में वो सपनों में भी नहीं सोच सकती है। उसने एक बार संजना का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि उसका कभी भी ऐसे किसी इंसान के साथ कोई कनेक्शन नहीं बन पाएगा। लेकिन आखिर में उसे ये बात हजम नहीं हुई कि वो स्टूडेंट जिसे संजना स्विमिंग सिखाने वाली है वो कोई मिस्टर या मिसेस ग्रोवर नहीं, बल्कि उनका हाई क्लास बेटा करण ग्रोवर है। उसे लगा कि वो मौका तो उसे मिलना चाहिए था। उस दिन अगर संजना ने वहां आकर कोच मोहिंदर सिंह से एंडोर्समेंट की डिमांड नहीं की होती तो उस वक्त सिर्फ वो ही वहां होती जब मिस्टर जय सिंघानिया अपने साथ जगह देखने के लिए मिस्टर मेहता को लेकर गए थे। वो एंडोर्समेंट फिर उसका होता और करण ग्रोवर को स्विमिंग सिखाने का काम भी उसी को मिलता। लेकिन अब सब कुछ फिक्स हो चुका था। शर्लिन को इस बात से चाहे कितनी भी जलन हो रही हो, संजना को ताने मारने के अलावा वो और कुछ नहीं कर सकती थी। कभी कभार संजना को शर्लिन पर तरस आ जाता था। असल में वो काफी अच्छी स्विमर थी। आखिर कोच मोहिंदर उसे ऐसे ही पसंद नहीं करते थे। लेकिन उसका दिमाग कभी भी ट्रेनिंग में नहीं लगता था। उसे लगता था कि ट्रेनिंग से ज्यादा किस्मत और कनेक्शन इम्पोर्टेंट होते हैं। शायद शर्लिन ही नहीं बल्कि और भी कई लोगों को ये लगता था कि करण ग्रोवर को स्विमिंग सिखाने का काम घमंड करने लायक है। पर संजना ये काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन चाहकर भी वो इससे इनकार नहीं कर पाई। अगर वो उसके लिए मना कर देती तो शायद उसे क्लब के एंडोर्समेंट से हाथ धोना पड़ता, बल्कि वो एक खराब स्थिति में भी आ जाती। ऐसा नहीं है कि उसने एक बार भी सब कुछ साइड में रखकर करण को सिर्फ एक क्लाइंट समझकर उसे स्विमिंग सिखाने के बारे में नहीं सोचा। आखिर इतने टाइम तक सब कुछ सहने के बाद उन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए अब कुछ नहीं होना चाहिए। कोई इसे चाहे जैसे भी देखे, ये एक बहुत ही अच्छी डील थी। इसके अलावा उसे इस वक्त पैसों की सख्त जरूरत थी, लेकिन उसके पास अपने आप को शांत और संतुलित रख पाने के लिए कोई तरीका नहीं था। इसके अलावा उसे आभास हो रहा था कि करण उसे आसानी से स्विमिंग सिखाने नहीं देगा। आज के सेशन का टाइम शुरू हुए 15 मिनट बीत चुके थे और करण अभी तक वहां नहीं पहुंचा था। शायद इसीलिए कि वो दोबारा उसे देखना नहीं चाहता हो। खैर, फिलहाल तो वो यही आशा कर सकती थी कि वो जाकर माँ से कोच बदलने के लिए रिक्वेस्ट करे और दोनों एक दूसरे को और ज्यादा परेशान करने से बचा लें। संजना के और 10 मिनट इंतजार करने के बाद करण बेपरवाह सा वहां पहुंचा और चेंज करने की जगह कुर्सी पर जाकर बैठ गया। संजना ने उसके पास जाकर उसे याद दिलाने के लिए कहा, हमारा सेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अपने एक हाथ से कुर्सी के हैंडल को पकड़ते हुए और संजना को ऐसे इग्नोर करते हुए जैसे कि वो वहां है ही नहीं, करण सामने की तरफ देखने लगा। कुछ पल चुप रहने के बाद संजना ने गहरी सांस लेते हुए एक बार फिर कहा, पानी के अंदर जाने से पहले कपड़े उतारने की जरूरत होती है। अपने कपड़े उतारूं? क्या करना चाहती हो तुम? करण ने बेरुखी से जवाब दिया। उसके इस बेरुखी अंदाज में भी एक अनकहा सा आकर्षण और थोड़ी दिल लगी का एहसास था। लेकिन ये कह पाना मुश्किल था कि उसका मजाक उड़ा रहा है या उसे छेड़ रहा है। ये सुनकर संजना सकपका सी गई और बोल न पाई। फिर अपनी बेचैनी को दूर करते हुए वो शांत अंदाज में बोली, अगर तुम कपड़े नहीं उतारोगे तो पानी के अंदर आकर स्विमिंग कैसे सीखोगे? करण ने कुर्सी पर पीछे होकर बैठते हुए उसे अपनी गहरी आंखों से देखा। उसकी आंखों में इतनी गहराई थी कि उसमें से छलकते हुए इमोशंस को समझ पाना बहुत मुश्किल था। संजना का चेहरा परेशान और उदास हो गया था। उसने कहा, अगर तुम स्विमिंग नहीं सीखना चाहते हो तो जाकर अपनी माँ को बता दो। मेरी भी तुम्हें सिखाने की कोई इच्छा नहीं है। करण कुछ नहीं बोला और कुछ देर के लिए फिर से खामोशी छा गई। संजना कुछ देर तक करण को देखती रही, इस इंतजार में कि वो कुछ बोलेगा। 2-3 मिनट बाद करण गहरी और लंबी सांसें लेने लगा। संजना ने कुछ पल के लिए चुपचाप करण को देखा और उसे एहसास हुआ कि वो सो गया है। उसने कभी भी ऐसा इंसान नहीं देखा जो स्विमिंग सीखने के लिए आए और पानी के अंदर जाने के लिए अपने कपड़े उतारने से मना करके कुर्सी पर बैठकर सोना पसंद करे।
अगर उसे नहीं पता कि उसे अपनी दौलत कहाँ खर्च करनी चाहिए, तो उसे स्कूल बनाने के लिए उसे दान दे देना चाहिए। यहाँ आकर उसे परेशान करने की क्या जरूरत है? संजना ने अपना हाथ करण के सर के ऊपर हिलाया, लेकिन वो तो शांति से सो रहा था और उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे विश्वास नहीं हुआ कि इस इंसान को ऐसे हालातों में सच में नींद आ सकती है। वो झुकी और ये देखने के लिए कि वो सच में गहरी नींद में है या नहीं, उसने अपना हाथ उसके चेहरे के सामने हिलाया। फिर वो चिल्लाई, ओए! करण ने पलक तक नहीं झपकाई। संजना ने अपनी आवाज धीमी करके फिर से कहा, करण, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। करण बिना हिले डुले लेटा हुआ, उसका एक हाथ उसके सर पे था। उसके सुंदर हाथों को देख संजना को करण के साथ बिताए वो पल याद आ गए, जब उसके नरम लेकिन मजबूत हाथों को पकड़ने पर उसे सुरक्षा का एहसास होता था। संजना करण के हाथों को निहारते हुए बिल्कुल भी नहीं हिली। उसका वो हैंडसम चेहरा, जो उससे थोड़ा ही दूर था, उसे अपने में खो जाने के लिए मजबूर कर रहा था। गहरी नींद में उसके चेहरे पर आमतौर पर नजर आने वाले विरोध और गुस्से के एक्सप्रेशंस के बजाय शांति के एक्सप्रेशंस थे। बड़ी पलकें और लंबी नाक के साथ उसके चेहरे पर साइड में पड़ती रोशनी उसके चेहरे को और ज्यादा निखारते हुए उसे और भी हैंडसम बना रही थी। उसके सोने का अंदाज बेहद मनमोहक था। उसका दिल एक ड्रम की तरह जोर जोर से बज रहा था। नहीं, ये उसके दिल की नहीं बल्कि संजना के दिल की धड़कनें थी। करण को देखते हुए संजना के दिल की धड़कनें तेज और अनियमित हो जा रही थी। फिर वो झटके से मुड़ी और बाहर जाने लगी। तभी वो इंसान जिसकी आंखें पूरे टाइम बंद थी, उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और बाहर जाती संजना को पीछे से देखने लगा। ट्रेनिंग हॉल से बाहर निकलने के बाद संजना ने अपने आप को संभाला। उसे लगा कि करण के लिए दोबारा मन में कुछ लाने के बारे में सोचना भी बेकार है। अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखने पर उसकी नजर सामने कॉरिडोर में खड़े मैनेजर मिस्टर मेहता पर पड़ी, जो उसकी असिस्टेंट को कुछ काम बता रहे थे। थोड़ा हिचकिचाने के बाद वो उनके पास गई। जब मिस्टर मेहता की नजर उस पर पड़ी तो अपनी असिस्टेंट को वहां से जाने के लिए उन्होंने कहा और मुस्कुराकर उसे रिसीव करते हुए कहा, मिस अरोड़ा, क्या सेशन खत्म हो गया? गहरी सांस लेकर और अपना सर हिलाते हुए संजना बोली, मिस्टर मेहता, मिस्टर ग्रोवर स्विमिंग सीखना नहीं चाहते। पानी में उतरने की बात तो दूर, वो अपने कपड़े भी चेंज नहीं करना चाहते। तुम्हें पेशेंस रखना होगा। किसी इंसान की वाटर वर्टिगो की परेशानी को दूर करने का कुछ ना कुछ तो तरीका होगा। मिस्टर मेहता ने कहा, मुझे लगता है कि मैं भी एक लिमिट तक ही कुछ कर सकती हूँ मिस्टर मेहता। क्यों ना मिसेस ग्रोवर को ये बताने में आप मेरी मदद करें कि मैं उनके बेटे को स्विमिंग सिखाने के लायक नहीं हूँ। मुझे किसी को सिखाने का अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। उन्हें किसी ज्यादा एक्सपीरियंस वाले कोच को ढूंढना चाहिए। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि पिछले सेशंस के लिए एक पैसा भी नहीं लूंगी और मिस्टर ग्रोवर के लिए एक अच्छा कोच ढूंढने में भी मदद करूंगी। शायद इससे कॉन्ट्रैक्ट। बोलते हुए संजना वहीं रुक गई। ये जानती थी कि उसकी अधूरी बात का मतलब मिस्टर मेहता जरूर समझ गए हैं। हाथ जोड़ते हुए एक मायूस चेहरे के साथ वो उनके सामने गिड़गिड़ाने लगी, प्लीज प्लीज मिस्टर मेहता, मैं गारंटी देती हूँ कि अगले स्टूडेंट को सिखाने के लिए मैं अपने पूरे दिल से मेहनत करूंगी और फीस भी कम लूंगी। मिस्टर मेहता भी परेशानी में पड़ गए। उन्हें लगा कि करण ग्रोवर का कोच बदलना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन वो संजना को भी ठेस पहुंचाना नहीं चाहते थे। उन्होंने सोचा कि शायद अपनी इस कंफ्यूजिंग सी रिलेशनशिप को साइड में करके संजना और करण आगे चलकर साथ में काम कर पाएं। कुछ देर ये सब सोचने के बाद बोले, ठीक है, मैं मिसेस ग्रोवर को इस बारे में तुम्हारी बात करवाने में मदद करूंगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं दूंगा कि कुछ बात बनेगी। ठीक है, मेरे लिए इतना ही काफी है कि आप मेरी मदद कर रहे हैं। मैं इसके लिए आपकी आभारी रहूंगी, संजना ने कहा। संजना ने थोड़ी देर बाहर घूमने के बाद कुछ लैप्स लगाने के लिए एक स्विमिंग पूल भी ढूंढ लिया। तब तक लगभग सेशन खत्म होने का टाइम हो गया था, इसीलिए वो अपना सामान पैक करके वापस जाने की तैयारी करने लगी।
ट्रेनिंग हॉल में करण अभी भी सोया हुआ था। वो अपने कपड़े चेंज करके करण से थोड़ी दूरी पर एक बीच चेयर पर लेट गई। अगर करण की जगह कोई और अपने स्विमिंग लेसन को छोड़कर सो रहा होता, जिसकी वजह से उसे कुछ लैप्स लगाने का मौका मिलता, तो उसे बहुत खुशी होती। लेकिन बदकिस्मती से वो करण था। एक बार टाइम पूरा होने पर जब संजना खड़ी हुई तो उसी टाइम करण भी जाग गया और उससे पहले वहां से चला गया और संजना उसे जाते देखती रही। संजना उसे इग्नोर करके पार्किंग में खड़ी अपनी स्कूटी की तरफ जाने लगी। बदकिस्मती से उसे पार्किंग में करण फिर से मिल गया। संजना ने उसकी कूल दिखने वाली जीप की तरफ गौर से देखा तो पाया कि करण भी उसी को देख रहा है। जैसे ही उन दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराई, संजना अपनी स्कूटी ड्राइव करके चली गई। वो ना ज्यादा तेज चला रही थी, ना बिल्कुल धीरे। अपने रियर व्यू मिरर में उसने करण को भी अपने पीछे आते देखा, जो एक दूरी बनाए हुए उसके पीछे ड्राइव कर रहा था। संजना को समझ नहीं आया कि वो इत्तेफाक से उसके पीछे आ रहा है या जानबूझकर। उसने इस बात से ध्यान हटाकर अपनी स्पीड बढ़ाई ताकि उन दोनों के बीच का फासला बढ़ जाए, लेकिन उसने देखा कि उसके पीछे की कार ने भी वही दूरी बनाए रखने के लिए अपनी स्पीड बढ़ा ली। संजना ने फिर अपनी स्पीड धीमी करके करण को ओवरटेक करने का मौका दिया, लेकिन अगले ही पल करण ने भी अपनी स्पीड धीमी कर ली। संजना को आश्चर्य हुआ कि जब वो अपनी सोसाइटी में घुसी तो करण ने भी अपनी कार उसकी सोसाइटी में मोड़ ली। संजना को समझ नहीं आया कि इस तरह से उसका पीछा करके क्या साबित करना चाहता है। अपनी स्कूटी पार्किंग में लगाने के बाद उसने करण के सामने जाकर उसे शक की नजरों से देखा। उसकी आंखों में कई अनकहे सवाल थे। करण अपनी कार पार्क करके संजना को इग्नोर करते हुए वहां से जाने लगा। संजना उसका रास्ता रोककर खड़ी हो गई। करण के चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल नहीं बदले, जैसे संजना के पीछे आना कोई बड़ी बात ना हो। संजना बहुत गुस्से में बोली, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? करण ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना सर झुकाया और अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाने लगा। संजना अनजाने में धीरे धीरे पीछे होती गई और दीवार के सहारे खड़ी हो गई। करण ने उसके करीब आकर उसे गौर से देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वो मुस्कुरा रहा था। तेज धूप की रोशनी में वो ऐसे नजर आ रहा था जैसे वो दुनिया का राजा है और उसकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है। उसका स्टैंडर्ड ही ऐसा है कि उसके सामने सब बहुत छोटा महसूस करते हैं। संजना का दिमाग काम नहीं कर रहा था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। अपनी आंखें नीची करके वो अपने अपार्टमेंट की तरफ तेजी से बढ़ने लगी। लिफ्ट में घुसने के बाद उसने राहत की सांस ली। संयोग से करण भी उसी लिफ्ट में आ गया। गलती से संजना ने लिफ्ट में 11वें फ्लोर की बजाय 12वें फ्लोर का बटन दबा दिया। हालांकि उसने ये नोटिस नहीं किया। उस वक्त उसका पूरा ध्यान करण पे था। वो उसे हर जगह देखकर इतनी हैरान थी कि न चाहते हुए भी उसके मुंह से निकल गया, करण, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? करण संजना की आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हारा पीछा कर रहा हूं। उसने अपनी भारी आवाज में उसी का सवाल दोहरा दिया। उसकी शक्ल से पता चल रहा था कि वो मन ही मन मुस्कुरा रहा है। संजना ने सोचा कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है और वो चिढ़कर बोली, क्यों, नहीं कर रहे हो क्या? अब ये मत कहना कि तुम भी इत्तेफाक से यहीं 11वें फ्लोर पर रहते हो। करण बोला, मैं 11वें फ्लोर पर नहीं रहता। संजना को लगा कि करण अब बदतमीजी कर रहा है। अगर तुम 11वें फ्लोर पर नहीं रहते हो तो तुमने लिफ्ट में घुसने के बाद अपने फ्लोर का बटन क्यों नहीं दबाया? अगर तुम मेरा पीछा नहीं कर रहे हो तो ये क्या है? इस वक्त तुम में और एक आवारा इंसान में कोई फर्क नहीं लग रहा है। करण बिना कोई सफाई दिए उसे देखकर मुस्कुराता रहा। उसके चेहरे के भाव देखकर संजना को लगा कि वो बस उसे चिढ़ा रहा है। मन ही मन वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही थी। असल में वो करण का मजाक उड़ाना चाहती थी, ये बोलकर कि वो ब्रेकअप के बाद भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को फॉलो कर रहा है। क्या तुम ब्रेकअप करके पछता रहे हो? लगता है तुम्हारे दिल में मेरे लिए अभी भी फीलिंग्स है। लेकिन उसे डर था कि कहीं करण उसका और बुरी तरह से मजाक ना बना दे। भले ही वो अभी चुप है,
लेकिन कई बार वो बहुत बुरी तरह से जवाब देता है। लिफ्ट से बाहर आकर संजना करण से बोली, मैं ऐसे बिहेव करूंगी कि आज कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन प्लीज अब यहां से मेरे पीछे आना बंद करो, वरना मैं पुलिस को बुला रही हूं। उसके धमकी देने के बाद भी करण उसके साथ लिफ्ट से बाहर आ रहा था। उसने उसे ऐसे एक्सप्रेशन दिए जैसे वो बहुत गुस्सा था। संजना का चिड़चिड़ापन उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। वो सोच रही थी कि दुनिया बहुत मेस्ड अप है। पहले जिसका पीछा हो रहा था उसने कुछ नहीं कहा, और अब पीछा करने वाला एक्सपोज हो गया तो वो नाराजगी जता रहा है। उसे शर्म आ गई। वो बोली, ये सब किस लिए? क्या सच में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का मजाक उड़ाने में तुम्हें मजा आता है? भले ही हम दोस्त ना बन सके, लेकिन हमें इतना भी। तभी करण ने पलटकर संजना को कुछ पल के लिए रहस्यमय ढंग से देखा। फिर उसने मुड़कर अपनी नजरें सामने की दीवार पर जमा दी। उसने संजना को दीवार की तरफ देखने का इशारा किया। जैसे ही संजना ने दीवार की तरफ देखा, वो दंग रह गई। 12वां फ्लोर। ओह, तो ये 12वां फ्लोर है। संजना को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। वो सकपकाई सी उसे देखती रही। ये 12वां फ्लोर कैसे हो सकता है? तो करण 12वें फ्लोर पे रहता है और उसका पीछा नहीं कर रहा था। उसे बड़ा झटका लगा और उसके चेहरे के रंग उड़ गए, जैसे किसी ने उसको चांटा मारा हो। संजना ने ऐसे बिहेव किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। धीरे से उसने 180 डिग्री का टर्न मारा और तुरंत वापस लिफ्ट की तरफ चली गई। लेकिन लिफ्ट नीचे के फ्लोर पर थी और उसे ऊपर आने में टाइम लगता। संजना इतनी सकपकाई हुई थी कि उसके लिए वहां एक पल के लिए भी रुकना मुश्किल था। उसका दिल घबराहट में इतना तेज धड़क रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। अगर वो 1 मिनट और वहां रुकी तो उसका दम घुट जाएगा। फिर से ऐसे बिहेव करते हुए जैसे कुछ भी ना हो, वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। वो दरवाजा खोलकर अपना पेशेंस बनाए हुए वहां से चली गई। लेकिन क्योंकि उसने बहुत जल्दी दरवाजा छोड़ दिया था, दरवाजा पलटकर उसके पैर पर लगा और वो लड़खड़ाकर गिर गई। वो दर्द से कराह उठी और उसके मुंह से आह निकल गई। वो मन ही मन अपने आप को कोसने लगी। उसने पीछे पलटकर देखा तो उसकी आंखें करण से टकराई, जो उसी को देख रहा था। उसके लिए वो बहुत शर्मनाक स्थिति थी। संजना तेजी से उठी और वहां से भाग गई। ये देखकर करण के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। संजना तेजी से घर में घुसी और फ्रिज से पानी निकालकर पीने लगी। उसे अभी भी अपनी बेवकूफी पर शर्म आ रही थी। अपनी 21 साल की जिंदगी में उसे इतनी शर्मिंदगी कभी महसूस नहीं हुई। वो अपना गुस्सा क्यों नहीं कंट्रोल कर सकती? बिना सोचे समझे उसने उससे सवाल क्यों किया? जैसे ही उसे थोड़ी देर पहले की बातें याद आई, उसे लगा कि या तो वो अपना सर दीवार पर फोड़ ले या उसे जमीन निकल जाए। ये सब करण की गलती थी। उसे यहां रहने की क्या जरूरत थी? ये करण ही था जो कल यहां शिफ्ट हुआ। क्या वो सिर्फ इत्तेफाक था या कुछ और? क्या उसे कोई और जगह शिफ्ट नहीं हो जाना चाहिए था? लेकिन इस वक्त कोई नया घर ढूंढना मुश्किल है और हो सकता है कि वो इतना आरामदायक और सस्ता भी ना हो। इसके अलावा वो वहां सिर्फ गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने तक रुकने वाली है, जिसे खत्म होने में ज्यादा टाइम नहीं बचा। अलग अलग फ्लोर पर रहने की वजह से वे शायद एक दूसरे से ना टकराएं। और वैसे भी उसे करण को स्विमिंग लेसन के दौरान तो मिलना ही था, इसीलिए एक ही जगह पर रहने को लेकर इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? आज जो कुछ भी हुआ वो इसे बुरा सपना समझकर भूल जाएगी। अगले दिन सुबह संजना अपने अलार्म बजने से पहले ही उठ गई। सुबह के 6 बजे ये उसका क्लब जाकर प्रैक्टिस करने का टाइम है। 10 बजे उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया। वो मिसेस नीना ग्रोवर थी, जिन्होंने उसे लंच पर इनवाइट करने के लिए कॉल किया था। आश्चर्यचकित संजना के चेहरे पर बेचैनी के भाव साफ नजर आने लगे। वो शुरू से ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म करवाने के लिए मिसेस नीना से मिलना चाहती थी, और अब जब मिसेस नीना ने आगे होकर उसे मिलने बुलाया है तो उसे खुश होना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों
वो बहुत नर्वस थी। उसके बॉयफ्रेंड की माँ से मिलने जाना थोड़ा अजीब सा है ना? अतीत में उसने इसकी कल्पना की थी कि करण उसका हाथ थामे उसे अपनी माँ से मिलवा रहा है। माँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, संजना। संजना हड़बड़ाई। ये मैं क्या सोचने लगी? ये सपना अब कभी सच नहीं होने वाला। ये सोचकर उसने सुकून की सांस ली। लेकिन जब वो उस जगह पर पहुंची जहां मिसेस नीना ने उसे मिलने के लिए बुलाया था, तो वो एक बार फिर नर्वस होने लगी। मिसेस नीना वहां पहले से मौजूद थी। जब संजना प्राइवेट रूम का दरवाजा खोलकर अंदर आई तो फौरन खड़े होकर मुस्कुराकर बोली, हाय संजना। संजना इतनी घबराई हुई थी कि लड़खड़ाती जबान में बोली, मिसेस ग्रोवर, हाय। जैसा उसने सोचा था, मिसेस नीना उससे कहीं अलग थी। ये मिसेस नीना बिल्कुल भी स्टाइलिश और क्लासी नहीं थी। ना वो अमीर होने का घमंड दिखा रही थी। उन्होंने बिल्कुल सिंपल कपड़े पहने हुए थे। उनके चेहरे की मुस्कान बहुत ही मोहक और मासूम थी। यह कल्पना करना बहुत मुश्किल था कि करण की मां की मुस्कान किसी जवान लड़की से कम नहीं होगी। मेरी वजह से आपको इंतजार करना पड़ा, संजना ने कहा। ओह नहीं, मैं बस अभी पहुंची हूं। मिसेस नीना ने ये कहते हुए हाथ मिलाने के लिए उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। संजना उनके बढ़े हुए हाथ को देखकर हैरत में पड़ गई। वे बस अभी मिले हैं, लेकिन नीना ग्रोवर ऐसे क्यों बिहेव कर रही है कि दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, यहां तक कि उन्होंने उससे हाथ भी मिलाया। संजना को इस सब की आदत नहीं थी। बैठने के बाद संजना ने अपना हाथ फौरन वापस खींच लिया। नीना ग्रोवर ने बिल्कुल नॉर्मल बिहेव किया और उसको चाय सर्व करने लगी। संजना ने तुरंत उठकर चाय का कप लिया और बोली, प्लीज मैं अपने आप कर लूंगी। इट्स ऑल राइट, बस तुम बैठो। नीना ग्रोवर ने खुद के कप में चाय डालते हुए अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैंने सुना है कि तुम कुछ दिन पहले मुझसे मिलना चाहती थी। बदकिस्मती से उस वक्त मैं अपने हस्बैंड के पास गई हुई थी। संजना ने पूरी रिस्पेक्ट के साथ कहा, कोई बात नहीं, इट्स फाइन। नीना ग्रोवर ने अपने कप में वापस चाय डालते हुए कहा, कल वापस आने के बाद मुझे मिस्टर मेहता का कॉल आया। उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। संजना का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने ये सोचा ही नहीं था कि नीना ग्रोवर से बात करना इतना आसान होगा। अगर वो उसकी भावनाएं समझकर उसकी बात मान जाए तो क्या वो उससे बिना पेनल्टी भरवाए कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के लिए मान जाएंगी? संजना उलझन में थी कि उसे अपनी बात कैसे शुरू करनी चाहिए, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, मिसेस नीना की आवाज उसे सुनाई दी। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, बहुत प्यारी और बहुत सुंदर। तुम्हारे मम्मी पापा बहुत किस्मत वाले होंगे कि उन्हें तुम्हारी जैसी बेटी मिली, जो मेरे बेटों से कहीं ज्यादा अच्छी है। तुम यकीन नहीं करोगे कि मुझे तुम्हारी जैसी बेटी पाने की कितनी इच्छा थी, और मैंने सोचा था कि मुझे चौथी बार जरूर लड़की होगी, लेकिन वो भी बेटा ही निकला। नीना ग्रोवर ने पूरे दिल से सब कुछ सच कहा था। भले ही वो थोड़ी देर पहले ही मिले हों, लेकिन संजना को परखने के लिए इतना टाइम उनके लिए काफी था। उनकी नजर में संजना खूबसूरत होने के साथ साथ अच्छे स्वभाव की लड़की थी और वो बहुत रिस्पेक्ट के साथ बात करती थी। उन्हें ऐसी ही बेटी चाहिए थी जो सबको बहुत प्यार और रिस्पेक्ट दे। संजना मुस्कुराने के सिवा और कुछ नहीं कर पाई। अगर उनकी जगह कोई और होता तो बात कुछ और होती, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड की माँ थी और वो सच में उनके सामने आराम से कुछ कह नहीं पा रही थी। उसने आंखें नीचे किए हुए मेन टॉपिक पर बात करना शुरू किया। नीना मैम, वैसे तो मैं कई सालों से स्विमिंग कर रही हूँ, लेकिन मैंने बहुत कम लोगों को सिखाया है, और इसके अलावा मिस्टर करण ग्रोवर बहुत यूनिक है और मेरी क्षमता के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें ठीक से सिखा पाऊंगी। क्या आप चाहेंगी? नहीं नहीं नहीं, आई वॉन्ट यू। मुझे लगता है तुम बाकी कोचों से कहीं ज्यादा बेहतर हो, नीना ग्रोवर ने संजना की बात काटते हुए बोला। उन्होंने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ अपने हाथों में लिया। मुझे पता है मेरे बेटे को सिखाना इतना आसान नहीं है। वो बहुत घमंडी है और हमेशा दूसरों के साथ बेरुखा बर्ताव करता है।
लेकिन वो हमेशा से ऐसा नहीं है। वो बहुत प्यारा था और हमेशा मुस्कुराता रहता था। वो मेरा सबसे खुशमिजाज बेटा था। ये सुनकर संजना के चेहरे पर असहमति के भाव थे, लेकिन वो चुप रही। खुशमिजाज बेटा? लेकिन उसके लिए इन दोनों शब्दों को करण से मैच करना नामुमकिन था। जिस करण को वो जानती थी वो हमेशा से घमंडी और बेरुखे नेचर का था। बहुत ज्यादा गुस्सा आने पर भी वो अपने गुस्से को काबू करके बस बेरुखे एक्सप्रेशन के साथ शांत खड़ा रहता था। जब करण हाई स्कूल में था वो पानी में डूबते डूबते बचा। थैंकफुली किसी ने उसे बचा लिया था। उसने आज तक पानी में गिरने की वजह नहीं बताई, लेकिन उसके बाद से उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल बदल गई। डॉक्टर्स ने कहा कि उसे PTSD कहते हैं, जो कोई स्ट्रेस डिसऑर्डर है। इलाज के बाद भी कुछ मरीजों में साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं, जैसे बेरुखा व्यक्तित्व, किसी को कंट्रोल करने का जुनून। तब से वो अपनी मां से भी एक दूरी बनाकर रखता है। नीना ग्रोवर ये सब कुछ बोलते हुए रोने लगी। एक पल में ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। संजना झटके से उठी और उन्हें दिलासा देने लगी। भले ही वो बेरुखा बिहेव करता हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो आपसे अभी भी उतना ही प्यार करता है। उसने कई बार मिसेस नीना ग्रोवर के बारे में कल्पना की थी कि शायद उन्हें पैसों का बहुत घमंड होगा। वो बहुत कठोर, मजबूत दिल वाली और स्टाइलिश होंगी, लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा था कि वो इतने प्यार से बात करने वाली होंगी। नीना ग्रोवर ने उदास होकर कहा, उसे कई सालों से वाटर वर्टिगो है और हमने कई कोच नियुक्त किए, लेकिन उसने सभी को रिजेक्ट कर दिया। तुम पहली कोच हो जिससे वो सीखने को तैयार है। संजना का हाथ कस कर पकड़कर उन्होंने कहा, मैं अपना बेटा तुम्हें सौंपती हूँ। प्लीज प्लीज उसे अच्छे से सिखाओ और उसको अपने वाटर वर्टिगो से उबरने में मदद करो। उनको देखकर लगा कि वो एक बार फिर रोने वाली हैं। भले ही वो उम्र में बड़ी हूं, लेकिन रोते हुए अभी भी खूबसूरत लगती हैं। संजना किसी को अपने सामने रोते हुए देख नहीं सकती थी। उसने अनजाने में हाँ कह दिया। जब उसे एहसास हुआ कि वो किस बात के लिए हामी भर रही है, तो उसने तुरंत ना में सिर हिला दिया। आई कांट। भले ही वो कोचिंग के लिए मान गया हो, लेकिन पानी में जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वो अभी भी मना कर रहा है। मिसेस ग्रोवर ने बोलना जारी रखते हुए कहा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम ऐसा मत सोचो कि करण बिना किसी वजह के अलग अलग सा रहता है और ऐसा रूखा बर्ताव करता है। असल में वो एकदम सीधा और रिजर्व नेचर वाला इज्जतदार इंसान है, जिस पर भरोसा किया जा सकता है। ये तो सिर्फ पानी में चक्कर आने की प्रॉब्लम है, जिसने उसे कई सालों से परेशान किया हुआ है, जो अभी तक ठीक नहीं हो पाई है। अगर तुम उसे मनाने में कामयाब हो जाओ तो वो जरूर पानी में जाने के लिए तैयार हो जाएगा। संजना को लगा शायद उसने कुछ गलत सुना। उसे मनाऊं? वो कोई छोटा बच्चा नहीं है जिसे मनाने की जरूरत हो। लेकिन मिसेस ग्रोवर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, उसे मनाना पड़ेगा। उसके गुस्से भरे चेहरे से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें उसके सामने सिर्फ थोड़ा सा ज्यादा मुस्कुराने की जरूरत है, या थोड़ा नखरे भी दिखा सकती हो। अगर वो तुम पर गुस्सा करे तो तुम रो सकती हो। स्विमिंग करते वक्त उसे अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें बताओ। मुझे यकीन है जैसे जैसे टाइम निकलेगा तुम्हें परेशान करने में उसे शर्म आने लगेगी और वो स्विमिंग सीखने के लिए अपने आप पानी में आ जाएगा। मिसेस ग्रोवर अपने पति और बेटों पर यह ट्रिक आजमा चुकी है और उन्हें मनाने में कभी फेल नहीं हुई। मिसेस ग्रोवर, मुझे लगता है मैं ये नहीं कर सकती, संजना ने मना करते हुए कहा। वो किसी भी कीमत पर करण को मनाना नहीं चाहती थी। क्या तुम्हें सच में मैं जो कह रही हूं सही नहीं लगता? अगर ऐसा है तो ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पेनल्टी नहीं देने दूंगी। मिसेस ग्रोवर ने अपनी आंखों में आंसुओं के साथ कहा। संजना को इसमें अपना नुकसान दिखाई दिया। उसने जल्दी से मिसेस ग्रोवर को टिश्यू देते हुए बोला, ऐसा नहीं है, मैं करण को सिखाने से मना कर रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मुझ में उसे ठीक से सिखाने की काबिलियत नहीं है। मिसेस ग्रोवर ने टिश्यू लेते हुए कहा, तुम्हारा उसे स्विमिंग सिखाने के लिए तैयार होना ही काफी है। वो कितना सीखता है उससे हमें कोई मतलब नहीं। फिर अपनी आंखें टिश्यू से पोंछते हुए उन्होंने कहा,
क्या इसका मतलब ये है कि तुम सिखाने के लिए तैयार हो? एक कड़वी सी मुस्कान देते हुए संजना ने ऐसा दिखावा किया जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं, लेकिन मिसेस ग्रोवर की आंखें उसी पर टिकी हुई थी। आखिर में वो हामी में सिर्फ अपना सिर हिलाकर रह गई। ये सुनते ही मिसेस ग्रोवर एकदम से मुस्कुराते हुए बोली, दैट्स ग्रेट। मुझे पता था कि तुम एक अच्छे दिल की लड़की हो और मेरे करण की वाटर वर्टिगो की प्रॉब्लम को दूर करने में जरूर उसकी मदद करोगी। संजना चाहकर भी मुस्कुरा ना पाई। उसके साथ मीटिंग खत्म होने के बाद मिसेस ग्रोवर ने अपना मोबाइल निकालकर करण को कॉल किया। उससे बात करते वक्त खुशी के मारे उनकी आंखें ही बंद हुई जा रही थी। वो बोली, बेटा मैं वापस आ गई हूं। मैंने सुना है कि तुम कहीं और शिफ्ट हो गए हो। हाँ मां, करण ने जवाब दिया, स्विमिंग ट्यूब के पास। मिसेस ग्रोवर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ये हुई ना बात। आज मैं तुम्हारी कोच से मिली। वो एक बहुत ही अच्छी और सुशील लड़की है और उसे देखते ही मैं समझ गई कि वो कितनी टैलेंटेड है। मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हारी वाटर वर्टिगो की प्रॉब्लम को दूर करने में तुम्हारी मदद जरूर कर पाएगी। करण को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। क्लब वापस पहुंचकर संजना को लगा जैसे वो किसी सदमे में चली गई है। वो तो सीधे सीधे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के लिए मिसेस ग्रोवर से मिलने गई थी, फिर करण को सिखाने के लिए तैयार क्यों हुई? और वो भी अच्छी तरह से सिखाने के लिए ताकि करण का वाटर वर्टिगो ठीक हो जाए। वो लंच उसे भारी पड़ा। जो हुआ उससे उदास संजना अपनी ट्रेनिंग भी ठीक से नहीं कर पाई, जिसकी वजह से उसे कोच मोहिंदर से डांट भी खानी पड़ी। वैसे तो कोच मोहिंदर को संजना की ट्रेनिंग की कोई परवाह नहीं रहती थी, लेकिन अगर उन्होंने उसे डांटा तो ये जरूर है कि उन्हें उसे देखना भी पसंद नहीं आ रहा था। संजना ने उन्हें उदास होकर देखा और फिर से उन्हें नजरअंदाज करते हुए पानी में जाने की तैयारी करने लगी। कोच मोहिंदर गुस्से में अपने दांत पीसने लगे। उन्हें एंडोर्समेंट के बारे में सोच सोचकर अभी भी तकलीफ हो रही थी। अगर वो ईमानदारी से कहें तो संजना सच में उनके सभी स्टूडेंट में से सबसे टैलेंटेड और बेस्ट थी, लेकिन उसका टैलेंट सामने लाने में उनका कोई हाथ नहीं था। इसके साथ ही उसके मजबूत विचार, जिन्हें वो उनके या किसी के भी सामने रखने में हिचकिचाती नहीं थी, उनके मन में उसके लिए और नफरत पैदा कर रहे थे। वो जोर से उस पर चिल्लाकर बोले, तुम सिर्फ ढिलाई से काम करना जानती हो। पीछे जो ट्रेनिंग तुमने छोड़ दी है उसे 3 बार और करो। ये सुनकर संजना चौंक गई और सिर उठाकर कोच को देखकर बोली, मुझे दिन में सेशंस के लिए जाना है। 3 बार और ट्रेनिंग करने का मतलब था उसे रात के 11-12 बजे तक ट्रेनिंग करनी होगी। उसका मजाक उड़ाते हुए कोच ने कहा, क्या तुम भूल गई कि तुम कौन हो? एक खिलाड़ी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग, पहले एंडोर्समेंट फिर प्राइवेट कोचिंग। क्या तुम्हें यह नहीं लगता कि चैंपियन का टाइटल जीतना तुम्हारे लिए सिर्फ पैसे कमाने का जरिया है? संजना तीखी नजरों से देखते हुए धीरे से बोली, एंडोर्समेंट और प्राइवेट कोचिंग होने के बावजूद भी मैंने कभी अपनी ट्रेनिंग से कोई समझौता नहीं किया। मैं पूरी मेहनत से अपनी ट्रेनिंग कर रही हूं। यू शट अप, कोच मोहिंदर ने चिल्लाते हुए संजना से कहा। ट्रेनिंग से समझौता नहीं किया तो फिर अभी कहां गई थी? एक तो वैसे भी तुम्हारे पास अपने आप को बिजी रखने के लिए बहुत सी बेकार की चीजें हैं, ऊपर से तुम ट्रेनिंग में भी ढिलाई बरत रही हो। क्या समझ के रखा है तुमने इस जगह को? अपनी मर्जी के हिसाब से काम करने की जगह? मैं जय सिंघानिया सर ने जो प्राइवेट कोचिंग का जॉब दिलवाया है उसी के बारे में मिसेस ग्रोवर से मिलने गई थी। मिसेस ग्रोवर के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। संजना ने कोच को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें लगा कि वो बॉस का नाम लेकर उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है। वो और ज्यादा गुस्से में आ गई और बोले, बॉस का सपोर्ट मिल जाने से अब तुम अपने इस कोच का अपमान करोगी और उसकी बात नहीं मानोगी? हाँ? संजना ने हार मान ली। उसने सोचा कि अब जब कोच ऐसा कह रहे हैं तो यही सही। अगर मैं प्राइवेट कोचिंग देने नहीं गई तो मुझे बॉस से मिलना पड़ेगा, और अगर बॉस ने मुझे कारण पूछा तो मुझे बताना पड़ेगा कि आपने मुझे एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करने को कहा था, उसने कोच से कहा। कोच मोहिंदर थोड़ी दुविधा में पड़ गए। ये सही था कि कोच होने के नाते संजना का उनकी बात मानना जरूरी था, लेकिन वो क्लब के बॉस सिंघानिया के दबाव में भी थे। उसी वक्त शर्लिन की आवाज आई, कोच
मैंने आज की अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है। वो कोच को देखते हुए अजीब से एक्सप्रेशंस के साथ आंखों से कुछ इशारा कर रही थी। उसके एक्सप्रेशंस को देखते ही कोच समझ गए कि वो क्या कहना चाह रही है। उनकी आंखों में एक चमक सी आ गई, लेकिन फिर वो संजना की ओर देखकर कठोरता से बोले, देखो, किसी ना किसी को तो करण ग्रोवर को स्विमिंग सिखाने जाना जरूरी है। तो आज के हालात को देखते हुए, क्योंकि शर्लिन अपनी ट्रेनिंग खत्म कर चुकी है, उसे करण को सिखाने के लिए जाने देते हैं। वैसे भी टेक्निक हो या स्टाइल, वो तुमसे ज्यादा बेहतर है। ये सुनकर संजना कुछ नहीं बोली। उसके लिए सिलेक्शन टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका पूरा भविष्य उस पर निर्भर करता है और वो जितनी ज्यादा हो सके उतनी ट्रेनिंग करना चाहती है। कहीं ना कहीं उसे 3 बार और ट्रेनिंग करने के लिए कहकर कोच अनजाने में उसकी मदद ही कर रहे थे। और जहां तक करण की बात है, उसने सोचा कि जब शर्लिन किसी भी कीमत पर उसे सिखाने जाना चाहती है तो उसे ही भेज देना अच्छा होगा। अगर वो किसी तरह करण को सेटल करने में कामयाब हो जाती है, उसकी जगह ले लेती है, तो उससे ज्यादा खुश और कोई नहीं होगा। लेकिन शर्लिन ने ऐसा नहीं सोचा। तो ठीक है, करण ग्रोवर को सिखाने का काम मैं तुम्हें सौंपता हूं शर्लिन, तुम जा सकती हो। कोच ने जैसे ही ये कहा, शर्लिन संजना को देखकर ऐसे मुस्कुराने लगी जैसे उसकी हंसी उड़ा रही हो। फिर वो कोच की तरफ हाथ हिलाते हुए मुड़कर वहां से जाने लगी। लेकिन ऐसा करते हुए वो भी पीछे मुड़कर लगातार संजना को देखते हुए मुस्कुराती रही। संजना का मन किया कि वो उसके पास जाकर ऐसे बर्ताव के लिए उसके मुंह पर 2 करारे थप्पड़ जड़ दे, लेकिन वो ऐसा ना करके उसे सिर्फ घूरती रही। तभी कोच संजना पर चिल्लाए, किस चीज का इंतजार कर रही हो तुम? चलो अपनी ट्रेनिंग शुरू करो। संजना ने अपने गॉगल्स पहने और पानी में डाइव मारकर तेजी से स्विमिंग करने लगी। शर्लिन एक बहुत ही एक्साइटेड मूड के साथ सिंघानिया परिवार के वाटर क्यूब पर पहुंची। उसके हिसाब से वो संजना से ज्यादा खूबसूरत है। उसे करण को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश करनी होगी ताकि वो उसे ही अपना प्राइवेट कोच बन जाने की रिक्वेस्ट करे। आंखों में तेज चमक के साथ चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लेकर जब वो ट्रेनिंग हॉल में पहुंची तो उसे वहां कोई नहीं दिखा। कोई है यहाँ? उसने हल्की आवाज में पूछा। तभी उसने दूसरी तरफ रखी एक बीच चेयर से अच्छी कदकाठी वाले इंसान को धीरे से उठते हुए देखा। कुर्सी से खड़े होकर उस इंसान ने शर्लिन को अपनी गहरी आंखों से गौर से देखा। उसके देखते ही शर्लिन थोड़ा घबरा सी गई। फिर उसने अपने आप को थोड़ा संभालते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, हाय मिस्टर ग्रोवर, मैं आपकी प्राइवेट स्विमिंग कोच हूँ। करण की आंखों में नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। बिना कुछ बोले उसने अपनी पैंट की जेब में हाथ डाला और उसकी तरफ बढ़ने लगा। जब शर्लिन ने देखा कि करण उसकी तरफ आ रहा है तो वो उससे आकर्षित होकर नर्वस महसूस करने लगी। उसको वो दिन याद आया जब करण अवार्ड देने के लिए उसकी तरफ आ रहा था। चाहे गुड लुक्स की बात हो या स्टैंडर्ड की, इस इंसान की बात ही कुछ और है। कोई भी उसके आकर्षण से बच नहीं सकता। स्विमिंग शुरू करने के पहले आपको अपने कपड़े बदलने होंगे, फिर हम थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे। वो करण की तरफ देखते हुए शर्माकर बोली। उसी वक्त वो मन ही मन करण के साथ फ्लर्ट करने के तरीके भी सोच रही थी, लेकिन बदकिस्मती से करण उसके पास से चला गया। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती उसका गला चोक हो गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। वो आदमी उस पर बिना एक नजर डाले उसके पास से ऐसे निकल गया जैसे वो वहां हो ही नहीं। मिस्टर करण, शर्लिन उसके पीछे दौड़ी। करण ने उसे पलटकर भी नहीं देखा। उसे जाते हुए देखकर भी उसके पावरफुल होने का एहसास किया जा सकता था। अनजाने में ही सही, उसने शर्लिन को प्रेशर महसूस करवा दिया। ये इंसान बहुत हैंडसम और अट्रैक्टिव था और ये ऐसे ही गिव अप नहीं करना चाहती थी। ये शायद उसके लिए आखिरी चांस था। मिस्टर करण, मैं कॉलेज गेम्स की रनर अप हूं। आपने मुझे प्राइज भी दिया था, याद आया? प्लीज ट्रस्ट मी, मैं बहुत प्रोफेशनल स्विमर हूं और आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। शर्लिन भागते हुए करण के साइड में आ गई और इसका दिल
जोरों से धड़क रहा था। वो उम्मीद कर रही थी कि इस शांत और रिजर्व नेचर वाले प्रभावशाली इंसान को इम्प्रेस कर सके। अपनी खिलखिलाती मुस्कान और मोहक रूप के साथ वो करण को देखे जा रही थी। फिर भी करण अपनी स्पीड में चला जा रहा था और उसने एक बार भी शर्लिन की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। शर्लिन के चेहरे पर इस वक्त डर के भाव थे। संजना करण को 2 स्विमिंग लेसन दे चुकी थी। कहीं उसने करण के सामने शर्लिन की बुराई तो नहीं की? यही वजह होगी, वरना जब वो उसे जानता ही नहीं तो उसके साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों करेगा? मिस्टर करण, मुझे नहीं पता संजना ने आपसे क्या कहा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि कॉलेज गेम्स में अगर मुझे चोट न लगी होती तो वो चैंपियनशिप कभी नहीं जीत पाती। आप मेरे कोच से पूछ सकते हैं। स्पीड और स्टाइल दोनों हिसाब से मैं क्लब की सबसे बेस्ट स्विमर हूं। करण लगातार आगे बढ़ता रहा, लेकिन शर्लिन की बात सुनकर करण ने पलटकर उसे घूर कर देखा। उसकी गहरी आंखों में उसके सभी मिक्स्ड इमोशंस झलक रहे थे, जिसे समझना किसी के लिए भी मुश्किल था। शर्लिन को यकीन था कि ये उसकी कही बातों का असर है। प्लीज मेरी स्विमिंग टेक्निक्स पर विश्वास करो, मैं आपको पूरे दिल से सिखाऊंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि आप जल्दी से जल्दी स्विमिंग सीख जाओ। संजना द्वारा साइन किए गए प्राइवेट कोचिंग कॉन्ट्रैक्ट में हाई पेनल्टी फी की वजह ये भी थी कि करण के वाटर वर्टिगो को सीक्रेट रखा जाए। ये बात शर्लिन को पता नहीं थी। उसने सोचा कि ये भी नॉर्मल इंसान को सिखाने जैसा था। मेरे पास सिर्फ आप ही एक स्टूडेंट हो और मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगी। संजना के पास बहुत स्टूडेंट्स हैं और सभी अमीर हैं और वो उसे अच्छी फीस देते हैं। शर्लिन लगातार बोले जा रही थी। अचानक उसकी बात उसके गले में अटक गई। उसकी डबल मीनिंग की बातों में ये हिंट था कि संजना के उन लोगों के साथ कुछ गलत रिश्ते हैं। करण गुस्से में पलटा। उसका चेहरा गुस्से से लाल था और वो शर्लिन को देखकर जोर से चिल्लाया, गेट आउट। उसकी आवाज इतनी तेज और गहरी थी कि सुनने वाला डर से कांप जाए। शर्लिन डर के मारे लड़खड़ा के कुछ कदम पीछे हट गई। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से करण जिस तरह से उसे घूर रहा था, उसे वो डर से कांप रही थी। आसपास का स्टाफ भी अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उनकी हिम्मत ही नहीं हुई कि उसके सामने आवाज करे। जो भाव उसके चेहरे पे थे वो उसके बेरुखे स्वभाव से भी ज्यादा डरावने थे। मिस्टर मेहता फौरन समझ गए कि यहाँ कुछ गड़बड़ है और वो शर्लिन को खींचते हुए बाहर ले गए, जो पूरी तरह से डरी हुई थी। तुम किसी से भी पंगा लो, लेकिन उससे नहीं। क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? फिर उन्होंने चुपके से स्टाफ को भी वहां से जाने का इशारा किया। सभी ने चैन की सांस ली और 1 मिनट के अंदर वे सब वहां से भाग खड़े हुए। सिर्फ करण वहीं रह गया। करण के भाव एक बार फिर से बेरुखे हो गए। अगर उसे नहीं आना है तो ना सही, लेकिन उसे इस चीप इंसान को अपनी जगह नहीं भेजना चाहिए था। वो गुस्से से तिलमिलाता हुआ वहां से चला गया। कार पार्किंग में जैसे ही करण ने कार का डोर जोर से बंद किया, एक सिंगल बीप सुनाई दी। फिर जैसे ही उसने अपना पैर एक्सीलेटर पर रखा, अगले ही पल कार ने रफ्तार पकड़ ली। उसने गुस्से में स्टीयरिंग व्हील को टाइट पकड़ रखा था और सामने देखे जा रहा था। आसपास बहुत शांति थी। बहुत देर बाद उसके हैंडसम चेहरे पर एक शैतानी भरी मुस्कुराहट आई। आंखें बंद करके वो अपनी सीट पर आराम से बैठ गया और अपनी उंगलियों से अपना सर दबाने लगा। संजना अपनी ट्रेनिंग पूरी करके बहुत थक चुकी थी और उसी हाल में घर आ रही थी। अपनी सोसाइटी में स्कूटी पार करने के बाद उसमें एक कदम भी आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं थी। आज मोहिंदर पर उसके लिए मुश्किलें बढ़ाने का भूत सवार था और इसीलिए वो उसकी ट्रेनिंग खत्म करने तक वहीं रुका रहा, जिससे वो जल्दी घर ना जा पाए। संजना 3 बार लगातार ट्रेनिंग को हैंडल नहीं कर सकती और वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गई। इस वक्त उसे अपना शरीर हल्का महसूस हो रहा था, जैसे वो उड़ रही हो। उसके पूरे शरीर में बहुत दर्द था। जैसे ही उसने आगे जाने के लिए कदम बढ़ाया, उसके सामने खड़ी कार का दरवाजा खोलकर करण बाहर आया। अपना हाथ जेब में डाले वो उसे घूर रहा था। वह दोनों दूर होकर भी बहुत पास थे। संजना ने सोचा, करण, क्या वो भी इतना लेट वापस आया है? आज शर्लिन ने उसे स्विमिंग लेसन दिया था, क्या उसे अच्छा लगा? क्या वो कोच बदलना चाहता है?
संजना उसे देखते हुए आगे जाने लगी। जैसे ही वो करण के पास से गुजरी, करण ने कंफ्यूज होकर उसे देखा और उसके पीछे पीछे अपने अपार्टमेंट की तरफ चलने लगा। लिफ्ट में संजना ने इस बार डबल चेक करके 11वें फ्लोर का बटन प्रेस किया और सरक कर खड़ी हो गई। करण ने उसे ध्यान से देखा और मजाकिया अंदाज में मुस्कुराया। संजना को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। इस वक्त वो इतनी थकी हुई थी कि उसमें करण के इरादे जानने की ताकत ही नहीं थी। बस वो जल्दी से जल्दी घर पहुंचकर आराम करना चाहती थी। लिफ्ट में बहुत सन्नाटा था। करण कुछ कहना चाहता था, लेकिन अचानक संजना ने अपनी आंखें बंद की और वो निढाल होकर लिफ्ट में गिरने लगी। करण ने फौरन उसे अपनी बाहों में ले लिया। संजना करण की बाहों में आते ही गहरी नींद में चली गई। करण ने उसे 2 पल के लिए शांत भाव से देखा और कहा, सो भी गई? लिफ्ट में सिर्फ संजना की गहरी सांसें हल्की मगर साफ सुनाई दे रही थी। करण का चेहरा एकदम कड़क हो गया और उसने तुरंत संजना को लिफ्ट के सहारे खड़ा कर दिया। पहले उसने सोचा कि उसके इस एक्शन से संजना की नींद खुल जाएगी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वो इतनी थकी हुई थी कि लिफ्ट के सहारे खड़ी खड़ी ही सोती रही। करण कुछ बोल नहीं पाया। क्या वो सच में इतनी थकी हुई थी? वो 11वें फ्लोर पर पहुंच चुके थे। संजना नींद में थी, इसलिए उसे पता नहीं चला और ना ही करण ने उसे बताया। लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ और लिफ्ट 12वें फ्लोर पर पहुंच गई। करण लिफ्ट से बाहर जाने के बजाय वहीं खड़ा रहा। लिफ्ट एक बार फिर बंद होकर नीचे के फ्लोर्स पर जाने लगी और फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गई। लिफ्ट के बाहर एक आदमी किसी के साथ फोन पर बात कर रहा था। लिफ्ट में दोनों को देखकर उसने उनके बाहर आने का इंतजार किया, लेकिन जब वे दोनों बाहर नहीं आए तो वो अपना फोन बंद करके लिफ्ट में आ गया। उसने 8वें फ्लोर का बटन प्रेस किया। उसे लिफ्ट में खड़े दोनों लोग बहुत अजीब से लग रहे थे, जिसमें से लड़की तो लिफ्ट के सहारे खड़ी हुई सो रही थी। वो बार बार मुस्कुराते हुए संजना को देखे जा रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है और उसे लिफ्ट में अजीब सा महसूस होने लगा। उस आदमी ने सिर घुमाकर करण की तरफ देखा और सोचा, दिखने में तो आदमी बड़ा हैंडसम है, लेकिन स्वभाव में बेरुखा सा लगता है। अचानक उस आदमी को घुटन महसूस होने लगी। जब वो लिफ्ट 8वें फ्लोर पर पहुंची तो आदमी डर से कांप रहा था। लिफ्ट का दरवाजा एक बार फिर बंद हुआ। करण ने हिचकिचाते हुए संजना की तरफ देखा और 11वें फ्लोर का बटन दबा दिया। जैसे ही लिफ्ट ऊपर जाने लगी, करण ने संजना का बैग लेकर उसे अपनी बाहों में उठा लिया। संजना का वजन बहुत हल्का था। करण ने उसे देखते हुए कहा, इन 2 सालों में तुमने जो भी खाया है उसका कुछ असर नहीं हुआ। संजना ने आराम से उसकी बाहों में सोते हुए उसकी नाक को उसके शरीर से रगड़ा। भले ही वो अनजाने में हुआ हो, लेकिन करण को 2 साल पहले की यादें ताजा कराने के लिए काफी था। उस वक्त संजना को उससे चिपकना बहुत पसंद था। वो हमेशा उसे पीछे से हक करके अपना चेहरा उसकी पीठ पर रब करती थी। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही उसने अपने आप को संभाला और संजना को उठाते हुए लिफ्ट से बाहर आ गया। उसके घर का दरवाजा खोलकर उसने उसे बेड पर लेटाया। उसने ऐसा इतनी कठोरता से किया कि जैसे उसे संजना के जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता हो। फिर भी संजना गहरी नींद में सोती रही। उसका टी शर्ट हल्का सा ऊपर उठ गया था, जिससे उसकी कमर नजर आने लगी। जैसे ही करण वापस जाने लगा, अचानक उसकी नजर संजना की कमर पर दिख रहे जख्मों के निशानों पर पड़ी। करण थोड़ा कंफ्यूज हो गया। झुककर उसने संजना की टी शर्ट ऊपर करके उसकी कमर पर लगे चोटों के निशान चेक किए। उसकी गर्दन पर भी कुछ निशान थे, जैसे वो काफी देर तक पानी में रही हो। उसके चेहरे के रंग से बाकी शरीर के रंग में फर्क नजर आ रहा था। उसके हाथों और पैरों पर भी बिल्कुल वैसे ही निशान नजर आ रहे थे। वो इतनी देर तक पानी में क्यों थी? करण के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने उसे कंबल उड़ाया और उस पर आखिरी बार एक नजर डालकर वहां से चला गया।